हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग टेस्ट पेपर 8th टेस्ट पेपर का हम वीडियो सॉल्यूशन लेके आए टेस्ट सीरीज का। और यहाँ पे देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो इसमें बोला गया है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर एसिड इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विथ KMnO4। जब हम ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन KMnO4 के साथ करते हैं तो यहाँ पे H2SO4 का यूज क्यों करते हैं? H2SO4 का यूज हम इसलिए करते हैं कि ये यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू मेंटेन द रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे बोला गया हाउ डज Fe ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस इन मोर सॉल्ट KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो मोर सॉल्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज करेगा। तो देखो मोर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आयरन +2 पे है और ये +2 से कहाँ चेंज करेगा, ये +3 पे जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। PCC इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम डाइऑक्साइड, नहीं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये है विथ अमोनिया एंड NOH, नहीं अमोनिया नहीं, यहाँ पे pyridine और HCl यूज करते हैं। तो ये PCC का फॉर्मूला होता है, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ pyridine एंड HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट करने के लिए। तो CH3OH इज नोन एज वुड स्पिरिट, ये तो स्टेटमेंट सही है। इन्वर्टेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द मोलासेस टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये भी स्टेटमेंट सही है। जाइमेज एंड एंजाइम इज यूज्ड फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, ये इसका गलत स्टेटमेंट है और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फॉलोइंग आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सोडियम प्लस को, बिकॉज सोडियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होता है, जिंक की तो रिएक्टिविटी काफी कम होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, अगर आप एक्वस NaCl के आप इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हो, एक्वस NaCl बोलने का मतलब क्या हो गया, NaCl की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एल्कली की फॉर्मेशन होता है NaOH प्लस साथ में Cl2 और H2 की फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस में देखिए क्लोरीन भी इवॉल्व होता है और NaOH एल्कली की फॉर्मेशन होता है, तो हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस ही बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे बेस की फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक, और बेसिक होने की वजह से यहाँ पे pH इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एन इंक्रीज इन pH। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फिनॉल की डेरिवेटिव आपको दिया गया है और इसमें अगर हमको एसिडिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा हाइड्रोजन को हटा करके, आप उसकी एनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बतलाते भी हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे जो भी इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा आप उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे -4 जाएगा और इसकी एनाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे तो देखिएगा अगर आप, तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो 243 में एनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, तो सबके कंपैरिजन में इस वाले एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा और इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ RO Na+, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको बनेगा ROR। तो यहाँ पे चाहे तो आप R दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी ले सकते हैं और अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए R1 ले लिए, R2 ले लिए, तो कुछ अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन होगा। तो इस मेथड से आप सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो, अनसिमेट्रिकली बना सकते हैं, फॉलोड बाय SN2 मैकेनिज्म। तो पहला स्टेटमेंट असर्शन सही है, लेकिन रीजन में अगर देखिएगा तो आपको बोला गया SN1, तो रीजन इसका गलत हो गया। तो बोथ
बोथ ए एंड आर ट्रू, देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इथाइल अल्कोहल को 413 केल्विन पे रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिडिक मीडियम में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल की हम रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, H+ एसिडिक मीडियम में करवाते हैं और 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको हीट कीजिएगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। और एलिमिनेशन से क्या चीज की फॉर्मेशन होगा? एलिमिनेशन से यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होगा। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो H+ और 140 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे क्या चीज की फॉर्मेशन होगा? CH3 ईथर की फॉर्मेशन होगा। CH3 CH2 O CH2 CH3 ईथर की फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे अगर बात कीजिएगा, अगर मान लीजिए H+ और 110 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसके आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगा। CH3 CH2 O- SO3 H+, कुछ इस तरीके के सॉल्ट की फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 के साथ 413 केल्विन, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस बोलिए या क्या बोलिए 413 केल्विन, इस तीनों ही रिएक्शन में क्या होता है? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो ये मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म होता है। और किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, ये अगर आप इसको अगर देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CH3 CH2OH इसकी रिएक्शन करवाते हैं H+ के साथ। जो H+ कहां से आ रहा है? ये H2SO4 से आ रहा है, मीडियम से, एसिडिक मीडियम से। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मोल ईथर का यूज करते हैं। तो 1 मोल ईथर जो अभी हमारे पास बच रहा है CH3 CH2OH, तो अब ये ईथर क्या करेगा? इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां से वाटर अब एक लिविंग ग्रुप की तरह यहां से बाहर होगा। पहले OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन जब हम इसको प्रोटोनेट कर दिए, नाउ इट बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से वाटर बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या चीज, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 और यहां से ऑक्सीजन भी है, और यहां से वाटर तो खत्म हो गया, तो इस कार्बन से कौन जुड़ रहा है? ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और बाकी क्या लग जाएगा? CH2 और CH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर, ये प्लस चार्ज, इस प्लस को हटाने के लिए H बाहर हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैकेनिज्म है? ये SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप का लीव करना और इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना, ये दोनों एक साथ चल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप देखिए, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? A and R, ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द कलर ऑफ द पोटाश एलम क्रिस्टल, इसका जो कलर, ये कलरलेस होता है। ये सब तो फैक्ट्स है, ये आपको याद होना ही चाहिए। फिर देखिए पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा? 3 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि E नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखा, हम इसको फिर से लिख देते हैं। E नॉट M+ से M वैल्यू जो दिया हुआ है +1.69 वोल्ट, और आपको क्या दिया हुआ है? E नॉट ये एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा, आई थिंक ये E नॉट M+3 है। हाँ, E नॉट M+3 से आपको दिया गया है M, E नॉट M+3 से M दिया गया है, और ये वैल्यू आपको दिया गया है 1.40 वोल्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि E नॉट M+ से M3+ कितना होगा? E नॉट M+ से M3+ कितना होगा? तो हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पे इसको, अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिखिए इसको, M+ से इसका अगर रिएक्शन आप लिखोगे तो M+ से M जाएगा कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये M में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसमें अगर बात कीजिएगा M+3 में, तो M+3 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अगर आप इसका अगर आप लिखने की कोशिश करोगे M+, तो ये M+ क्या करेगा? M+3 में कन्वर्ट होगा कब? अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। इसका मतलब ये क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया।
तो कुछ हमको इसके हेल्प से हमको ये ऑब्टेन करना है, या नहीं तो आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लीजिए इसको हम ये नहीं कैलकुलेट करके यहाँ पे जिस हिसाब से हमको ऊपर का इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आप इसमें क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m+3 और यहाँ पे m प्लस माइनस में आएगा तो ये उस साइड चल जाएगा, तो इस साइड ये आ जाएगा m प्लस, क्योंकि इधर तो ये कैंसिल ही हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसके ई नॉट वैल्यू को लिख सकते हैं, ई नॉट वैल्यू को लिख सकते हैं m+3 से m+3 से m+ लिख सकते हैं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, m+ से m+3, मतलब अगर आप इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो उसमें अगर हम माइनस लगा दें तो हमको ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमको यही कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा, इसको हम बोल देते हैं इक्वल टू, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये 3 इक्वल टू क्या है, 2 - 1। तो इसके लिए अगर आप लगाइए गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ये आप जानते हो, ये डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एनएफ ई नॉट सेल, तो यहाँ पे अगर हम 3 के लिए अगर लगाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं डेल जी नॉट 3 इक्वल्स टू डेल जी नॉट 2 माइनस डेल जी नॉट 1। तो यहाँ पे हम डेल जी नॉट 3 की जगह लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट, और ई नॉट के लिए यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए हम कितना लिखेंगे, m+3 से m+, ई नॉट m+3 से क्या लिखेंगे, m+ इक्वल टू डेल जी नॉट की जगह कितना लिखेंगे, माइनस एन एफ, और यहाँ पे कितना लिखिएगा ई नॉट, और यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे m+3 से m माइनस डेल जी वन के लिए आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे माइनस पहले ही से एक और माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और एन एफ ये कितना हो जाएगा ई नॉट, और G1 के लिए क्या लिखिएगा m+ से m, यहाँ पे कितना आ जाएगा m+ से m। तो यहाँ पे अगर सब वैल्यूज को अगर पुट करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, सारे वैल्यूज को अगर आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे देखो f तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से, और n की वैल्यू अगर पुट कीजिएगा लास्ट वाले में देखिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है, 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गया 2, और ये तो हमको कैलकुलेट करना ही है, ई नॉट m+3 से m+ ये कैलकुलेट करना ही है। और इसमें अगर देखिएगा डेल जी 2 में सेकेंड इक्वेशन में देखिएगा तो n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 है, तो 3 और ई नॉट m+3 से m की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई नॉट m+3 से m की वैल्यू अगर आप देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.40, ये वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 1.40, अब प्लस n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ई नॉट m+ से m की वैल्यू, ई नॉट m+ से m की वैल्यू 1.69 वोल्ट। तो यहां से ये वैल्यूज आ गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपको 6.20, ये माइनस में आएगा। इक्वल टू यहाँ पे इसको हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, -3 इंटू 1.40 प्लस 1.69, और यहाँ पे ये -2 है तो इसको -2 को यहाँ पे डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको +3 इंटू 1.40 माइनस 1.69 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें 3 इंटू 1.40, ये वैल्यू हो गया 4.2 माइनस 1.69 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गया आपको 1.255 प्लस में आया है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट किया ई नॉट m+3 से m+ का, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है ई नॉट m+ से m+3 का, m+ से m+3 का आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या करेंगे, बस हम ई नॉट m+ से m+3 का जो वैल्यू हो जाएगा -1.255, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डेट इज 4th इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी का एक कॉलम से क्वेश्चन दिया गया है, H प्लस OH माइनस अलग अलग आयंस का आपको बोला गया है वैल्यूज को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को अरेंज करने के लिए। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा H प्लस का यहाँ पे हो जाएगा, H प्लस का सबसे ज्यादा होता है 349.6 हो जाएगा। फिर OH माइनस का आपका हो जाएगा 199, इस एसीटेट आयन का हो जाएगा 40 और K प्लस का हो जाएगा 73। इस हिसाब से अगर मैच कीजिएगा तो A का हो गया Q, A का Q यहाँ पे भी ये तीनों में ही है, और B का हो गया R, तो B का R इसमें है, C का हो गया आपको P और D का हो गया S। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ गया, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज फिल्ड विद HCl सॉल्यूशन ऑफ pH वैल्यू 10। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of that hydrogen electrode which is filled with HCl solution of pH 10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है HCl सॉल्यूशन का। तो HCl सॉल्यूशन में क्या होगा, ये H प्लस होगा, तो H प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो 2H प्लस क्या करेगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए अगर हम ई सेल कैलकुलेट करते हैं तो ई सेल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो कितना होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय n log Q। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही क्या होते हैं जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, तो ये तो 1 atm हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज कितना हो जाएगा, जीरो तो यहाँ से कैंसिल, 0.06 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, log H प्लस पे पावर कितना आ जाएगा -2। अब इस -2 को आप इधर लाएंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यूज कितना हो जाएगा 0.06 इंटू लॉग H प्लस। अब H प्लस का वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे pH का वैल्यू दिया हुआ 10, तो pH अगर 10 है तो pH इक्वल्स टू कितना होता है माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू आपको कितना दिया है 10, तो लॉग H प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा -10। तो लॉग H प्लस की वैल्यू अगर यहाँ पे -10 अगर लिखिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -0.06 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 0.6 प्लस में आएगा। तो 0.6 प्लस में आपको लेने के लिए यहाँ पे आंसर देखिए, अगर आप देखिएगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.59 को हम 0.6 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A2 प्लस इंक्रीज सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ का वेरिएशन पूछा जा रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन वगैरह इंक्रीज करते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है तो ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Q, और यहाँ पे अगर हम Q कैलकुलेट करेंगे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 2 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस 2। अगर A प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Q की वैल्यू बढ़ेगा, और अगर Q का वैल्यू अगर बढ़ गया तो ये पूरे टर्म की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और इस पूरे टर्म की वैल्यू अगर इंक्रीज कर गया तो ये जितना इंक्रीज करेगा तो माइनस हो रहा है, तो जितना इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डिक्रीज द सेल ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ई सेल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सही है। डेल आरजी इंटेंसिव नहीं, डेल आरजी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पे फिनॉल का यहाँ पे करवाया जा रहा है रिडक्शन। तो फिनॉल की रिडक्शन से क्या चीज की फॉर्मेशन होता है, बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन के जो स्ट्रक्चर होता है ये बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ए इज बेंजोक्विनोन, तो इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये बेंजोक्विनोन तो है ही। दूसरा देखिए, ए शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे
कहीं पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। और भी अगर ऑप्शन अगर चेक कीजिएगा तो ए नॉट गिव्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फिनॉल शो करेगा ना कि ए शो करेगा। तो ये भी इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकंड। फिर देखिए यहाँ पे आपको बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 - 8H + 5 इलेक्ट्रॉन इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 0.1 मोल MnO4-। देखिए यहाँ पे 1 मोल MnO4- को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है। तो 1 मोल MnO4- को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं 5 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, कितने कूलम चार्ज होते हैं, 1 फैराडे के बराबर। तो 5 मोल में कितना हो गया, 5 फैराडे। तो आपसे पूछा गया 0.1, तो 0.1 में कितना हो जाएगा, डेट इज 5 × 0.1 मतलब 0.5 फैराडे कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिनॉल इज वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। फिनॉल, ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, लेकिन आपसे पूछा गया विच इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ न्यूट्रल FeCl3 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनॉल, ये भी सही है। फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉल। देखिए फिनॉल, यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तीसरा, फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गर एसिड ऑफ इथेनॉल, स्ट्रॉन्गर एसिड ऑफ इथेनॉल, ये तो सही बात है। CH3CH2 फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होता है और बट क्या बोला गया, बट वीकर एसिड देन बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल से ये वीकर एसिड होगा, जबकि ये गलत है। देखिए फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होता है, तो बेंजाइल अल्कोहल इज एन अल्कोहल, तो ये भी तो इसके बाद ही आएगा। तो ये आपसे पूछा गया नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट स्टेटमेंट तो यही है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 600 सेकेंड with a current of 1.5 ampere. What is the mass copper deposited at the cathode? फ्राइडेज फर्स्ट लो लगाइए, फ्राइडेज फर्स्ट लो, यहाँ पे देखो कॉपर +2 पे होगा, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाकर के किसमें कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे आप फ्राइडेज फर्स्ट लो लगाओ, n × n फैक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, IT डिवाइडेड बाय 96500। तो यहां से आपको अगर मोल कैलकुलेट करोगे तो n फैक्टर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो 2 तो यहाँ नीचे आ जाएगा। I की वैल्यू कितना दिया हुआ, करंट पास किया गया 1.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ आपको 600 सेकेंड, 2 n फैक्टर नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 96500। लेकिन आपसे मास पूछा गया, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कॉपर का कितना होता है, 63.5। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाए ग्राम में वही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बोला गया कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। या तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन बोलिए या फिर डाइल्यूशन बोलो, क्योंकि डाइल्यूट करने से कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे या तो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन बोलिए या फिर आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप डाइल्यूट कीजिएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो तो वाटर की एडिशन करवा रहे हो, आप सॉल्वेंट मिला रहे हो, सॉल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट थोड़ी हो रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेगा, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज करेगा। तो असर्शन सही है। रीजन में क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, रीजन भी आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर, टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 67 का आपका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इथाइल बेंजीन पहले दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाया गया, क्लोरीनेशन करवाया गया, फोटो हेलोजिनेशन वाला CH2CH3, इसकी रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, Cl2H म्यू। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग लगेगा और क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, CH यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा CH3। आगे इसको क्या किया गया है, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्लोरीन हट जाएगा और वहां पे OH लग जाएगा, CH CH3 और यहाँ पे क्या चीज लग जाएगा, OH।
आगे इसको क्या बोला गया, इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया गया है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट से ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोन PHC डबल बॉन्ड O CH3। और अब इसके ऊपर पहले तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, अब फिर जाकर के ये कंपाउंड जो बनाएगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस, अब प्लस यहां से क्या बन जाएगा CHI3 बाहर होगा, और आगे इसको क्या किया गया ऑक्सीडाइज, मतलब इसमें H प्लस अगर मिलाइएगा तो ये O माइनस से क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे E नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag प्लस से Ag का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया और Zn2 प्लस से इसका जो SRP वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ -0.76 वोल्ट। इसको कंपेयर किया गया हाइड्रोजन से। तो देखो हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, चाहे SRP बोलो या SOP। तो Ag प्लस की अगर बात करेंगे तो इसकी SRP वैल्यू जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, तो जिसकी SRP वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होता है उसके रिडक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो Ag प्लस कैन बी रिड्यूस्ड बाय H2, रिडक्शन किसका होगा Ag प्लस का। तो यही स्टेटमेंट इसका क्या हो गया आपको करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे आपको ई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ई सेल कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। अगर यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा PtH2 से यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, तो H2 से ये कहाँ जा रहा है H प्लस, ये रिएक्शन हो गया आपका एनोड का, एनोड की रिएक्शन। तो H2 से H प्लस ये बैलेंस कर लेंगे, इसलिए 2H प्लस आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन अगर लिखिएगा तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि PH मतलब यहाँ पे H प्लस होगा, तो H प्लस से कहाँ जा रहा है H2 पे, H प्लस से H2 पे, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 पे जाएगा। नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो H प्लस है उसकी कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और यहाँ पे जो H प्लस है उसकी कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा H2 गैस और क्या आ जाएगा 2H प्लस एक्वस, जिसमें कंसेंट्रेशन यहाँ पे 10 टू द पावर -3 होगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी आएगा 2H प्लस और कंसेंट्रेशन यहाँ पे 10 टू द पावर -2 आएगा और H2 गैस। तो बस इसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा E नॉट सेल, इसकी वैल्यू तो जीरो होगा ही होगा, 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम 1 atm ले सकते हैं या फिर अब कैलकुलेट भी कर लो, 1 बाद में ले लेंगे, पहले इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस और H प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस इनटू H प्लस की कंसेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितना आ जाएगा -0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन। H प्लस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, पहले जो न्यूमरेटर में जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर -2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -6। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2 आएगा, यहाँ से इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा और आंसर जो हो जाएगा डेट विल बी -0.06 या 0.059। तो ये जो वैल्यू आ गया ना आपको यहाँ पे ई सेल की जो वैल्यू आ गया, ये आ गया निगेटिव, और ई सेल की वैल्यू निगेटिव मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। पॉजिटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस होता, तो रिएक्शन ये कौन सा हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, the electrode potential become equal to standard electrode potential when reactant and product concentration is। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन यही चीज को बताता है, ई नॉट सेल मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में EMF ऑफ सेल और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल के बीच में रिलेशन बताता है -0.059 अपॉन n log Q। तो Q में क्या आता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म। इसकी वैल्यू को अगर आप सेम कर दीजिए तो ये वैल्यू 1 आएगा, लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और तब ई सेल और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, Na2SO4
ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। देखिए Na2SO4 की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा तो एनोड पे और कैथोड पे दोनों ही जगह यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होगा और कैथोड पे भी क्या होगा, वाटर का ही, आपको एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे भी वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि कैथोड पे क्या मिलेगा, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर आप वाटर की रिडक्शन करवाइएगा तो वाटर की रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 पे होगा, हाइड्रोजन +1 पे होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने के लिए -2, ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये -2 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे H+ को देखिएगा तो ये +1 से नीचे जा सकता है, +1 से ये 0 पे जा सकता है, +1 से या -1 पे भी जा सकता है। तो -1 पे जाएगा तब तो परऑक्साइड की फॉर्मेशन होगा और नॉर्मल कंडीशन में परऑक्साइड बन नहीं सकता है, तो हम इसको रिड्यूस करके कहां ले जाएंगे, 0 पे। तो वाटर की रिडक्शन से क्या बनेगा, 0 पे जब जाएगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा, H2 के फॉर्म में। तो वाटर के रिडक्शन से कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा और वाटर के रिडक्शन से क्या मिलता है, H2 गैस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, H2 गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड, 1 मोलर बेंजोइक एसिड दिया हुआ आपको कितना, 12.87 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड इफ द कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन एंड H+, जो बेंजोइक एसिड होता है PHCOH, ये आपको PHCO- प्लस H+, तो इसका मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, तो इसका आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा आपको 42 + 288.42, तो ये वैल्यू। और उसके बाद आपको क्या दिया गया, इसका आपको मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया गया कितना, 12.87 सेंटीमीटर। तो इसमें आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब 12.8 डिवाइडेड बाय 42 + 288.42, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें जो भी आंसर आ जाए। और परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको HI के साथ रिएक्शन करवाया गया, यहाँ पे ईथर मॉलिक्यूल्स बना करके दिया गया कुछ इस तरीके से। इसका HI के साथ रिएक्शन दिया गया और 2 मोल HI दिया गया, मतलब दोनों ईथर के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो इस बॉन्ड को तो हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसमें अगर देखिएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर मान लें अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगा और ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम इसमें इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ टूटेगा, एक यहाँ टूटेगा, तो टूटने के बाद जो ये कंपाउंड जो बनेगा, तो यहां से ये लगा रहेगा O- और यहां से जो ये बनेगा, यहां पे क्या बनेगा आपको, दैट इज कार्बोकेटाइन। तो HI की रिएक्शन करवाइएगा तो O- से जुड़ेगा H+ और प्लस से जुड़ेगा क्या चीज, I। तो ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया, एक तरफ फिनॉल, एक तरफ OH लग गया और एक तरफ क्या लग गया, आयोडीन। अब बाकी इधर जो बच गया एक कार्बन, मतलब CH3, और इधर से क्या बचा हुआ है O, तो उससे क्या जुड़ जाएगा OH, CH3OH, सॉरी यहाँ पे क्या लगेगा, आयोडीन लग जाएगा, हाँ यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। तो कार्बन से कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक तरफ आयोडीन लग जाएगा और एक तरफ क्या लग जाएगा, OH। तो ये आपका एक तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों आंसर, ये तो होगा नहीं, तो पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, एक तरफ OH और एक तरफ I। तो I जो लग रहा है ना बेटा, ये वाली कार्बन से लग रहा है, तो ये वाला कार्बन से लग रहा है, मतलब एक और कार्बन होगा कुछ इस तरीके से। तो OH तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से होगा और I एक कार्बन से होगा, तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया, दैट विल बी 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर के साथ, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या लगेगा, SN1, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोमीन को हटा करके एक कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा। आप इस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करवाइए। तो रीअरेंजमेंट कैसे हम लोग करते हैं, रीअरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले आप इसको कीजिए नंबरिंग, इसको बोल दीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और 1 और 3 बॉन्ड को ज्वाइंट कर दो, 2, 3 बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ से आप क्या होगा, 4 मेंबर का रिंग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक 5 मेंबर के रिंग में। तो आप एक 5 मेंबर का रिंग तो ये है ही, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 6 मेंबर
के रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आप एक 6 मेंबर का रिंग बना लीजिए और आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी 1 लगा दीजिए। और 1 के देखिए 1 के एडजेसेंट में क्या है 2, तो एक तरफ 2 देना पड़ेगा और 1 के दूसरे एडजेसेंट में क्या है 3, तो एक तरफ 3 देना पड़ेगा। बाकी ये 4, ये 5 और ये 6। और 1 पे देखिए पहले ही से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब प्लस चार्ज आपका कहाँ चल जाएगा 2 पे, और अब फिर से इस प्लस चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा और ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो जब आप इसका मिथाइल शिफ्टिंग कीजिएगा तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा और अब प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब इस पे हम वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा OH की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट आप देख लीजिए मतलब एक ही होगा OH भी और मिथाइल भी और एडजेसेंट में भी एक मिथाइल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आइएगा तो यहाँ पे देखिए मैचिंग कॉलम का Q इक्वल टू IT, K इक्वल टू क्या हो जाएगा G स्टार बाय। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो K का फॉर्मूला क्या होता है G इंटू G स्टार, ये सेल कांस्टेंट हो गया। ये क्या होता है 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंट, तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा G स्टार डिवाइडेड बाय R। तो ये इससे मैच कर गया और अल्फा इससे मैच कर जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय C। तो K तो मैच कर गया S के साथ, सॉरी A मैच कर गया S के साथ, A यहाँ पे एक ही में S है तो BR यही इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे आपको फिनॉल का जिंक के साथ रिएक्शन करवाया गया है। फिनॉल को अगर आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फिनॉल का हो जाएगा रिडक्शन। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करवाया गया CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो बेंजीन के ऊपर किसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, इसका फोटो हेलोजिनेशन करवाया गया Cl2H-, तो ये क्या कराएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा उसी की जगह पे क्लोरीन जाकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो CH2Cl फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आगे इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया गया है, तो क्लोरीन को हटा दीजिए और वहां पे क्या लग जाएगा एक्वस KOH में OH लग जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा PHCH2OH, मतलब क्या बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, A इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय एसिटिलीन इन रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ए क्या हमारा ये, तो इसको हम इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय CH111C इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर या आयरन। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, गलत स्टेटमेंट पूछा गया। तो फॉर्मेशन ऑफ बी इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ बी ये रिएक्शन भी क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सी फॉलो द फ्री रेडिकल एडिशन, देखो सी जो हो रहा है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना कि फ्री रेडिकल एडिशन, तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है बट ये आपका आंसर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड सी इज द बेंजाइल क्लोराइड, सी इज द बेंजाइल को देखिए ये बेंजाइल क्लोराइड ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Br2H2O, फिनॉल को जब आप Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाइए तो ये जो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होता है इसमें ऑर्थो पैरा, एक ही मॉलिक्यूल्स के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता है ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन होता है और ये एक व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन करता है, ये एक क्या होता है व्हाइट प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बनता है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये भी सही है। फिनॉल में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इन कॉन्जुगेट बेस ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। स्टेटमेंट 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहां पे देखो फिनॉल की रिएक्शन करवाया जाए क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, फिनॉल की रिएक्शन आपको करवाया गया किसके साथ CHCl3 और KOH के साथ। तो देखो ध्यान से यहाँ पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन, तो ये तो ऐसे ही सही हो जाएगा, कोल्ब रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कार्बीन की प्रिपरेशन हो जाएगा, इसको अगर हम देखें अगर इस तरह से तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है,
क्लोरीन 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 और यहाँ पे OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा -4। तो ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। अब अगर यहाँ से एक क्लोरीन अगर बाहर चल गया तो कार्बन के ऊपर कितना बचेगा, 2 क्लोरीन बचेगा। एक लोन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। सिंगलेट कार्बन की फॉर्मेशन होता है, तो डाइक्लोरोकार्बन, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में होता है SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फिर आप देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ ईथर और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ अनसिमेट्रिकल ईथर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और एसाइलेशन ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ए का हो गया क्यू, तो ए का क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का हो गया आर, बी का आर दोनों जगह है। सी का हो गया एस, तो सी का एस यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो ये क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, अगर आप बात कीजिएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर आप बात कीजिएगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स और पैरा नाइट्रोफिनॉल का यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो इसके एक मॉलिक्यूल्स खुद के ही दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएट रहता है। तो अगर आप इसे बॉयल कीजिएगा तो इसमें आपको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसको इवोपरेट करने के लिए। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स ही हो रहा है, ये खुद के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे उसके कंपैरिजन में आपको बॉइलिंग पॉइंट कम लगेगा। तो जब आप इसे इवोपरेट कीजिएगा तो जो पहले जो वेपर बन के उड़ेगा वो ये वाला पार्ट होगा, तो उसे आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेथड बिल्कुल सही है, हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। और रीजन यहाँ पे यही है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर सॉरी ऑर्थो नाइट्रोजन फिनॉल है इंट्रामोलिकुलर और ये कौन सा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, अमंग द फॉलोइंग ईथर्स व्हिच वन प्रोड्यूस्ड मिथाइल आयोडाइड। देखो मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, जब ईथर की रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों तरफ अगर 1 डिग्री है तो हम मैकेनिज्म क्या लगाते हैं SN2, और इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो मैकेनिज्म आपको क्या लगेगा SN1। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है, अगर इसमें आप देखिएगा तो इधर भी 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है। लेकिन अगर मिथाइल वाला अगर रहेगा 1 डिग्री हो दोनों तरफ और एक तरफ अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो वो मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है CH3 CH2 CH3 CH2 OCH3, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो आयोडीन इससे अटैच हो जाएगा और H इससे अटैच हो जाएगा, मतलब मिथाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहां पे आपसे पूछा गया विच विल गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल्स। तो अगर इसमें अगर हम सब की अगर फॉर्म करें, पहला रिएक्शन का अगर बनाते हैं तो पहले रिएक्शन में आपको बोला गया फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन पहले करवाया जा रहा RMgX और दूसरे स्टेप में इसको प्रोटोनेट कर दिया गया है H प्लस H2O के साथ। तो R माइनस इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और क्या बन जाएगा ये HCO माइनस, तो इससे OH जुड़ जाएगा और यहाँ से R जुड़ गया और ये H जुड़ गया। तो ये जो एल्कोहल है ये कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया 1 डिग्री का एल्कोहल बन गया। दूसरा अगर आप देखिएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन अगर R माइनस के साथ करवाइएगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा CH3CO माइनस से ये OH बन जाएगा, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे H। तो अब ये एल्कोहल देखिए ये दो कार्बन से ये वाली कार्बन अटैच है, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल है। तीसरा अगर देखिएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन करवाइएगा अगर आप गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ, ये यहां से टूटेगा और ये कुछ इस तरीके से CH3 CO माइनस से ये OH बन जाएगा और इधर भी क्या है CH3 और यहाँ पे क्या आ गया R। तो ये एल्कोहल कैसा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है इपॉक्साइड के साथ, तो इपॉक्साइड के ऊपर अगर आप रिएक्शन करवाइएगा तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे R बन गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस, जो कि प्रोटोनेट होकर क्या हो जाएगा OH। तो ये भी आपका क्या हो गया
1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो अगर इस पूरे में देखिएगा तो सिर्फ पहला और चौथा 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपसे यही पूछा गया था किस में 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर।